फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, मैंने एक न्यू नावल वाला चैनल बनाया है, द नॉवेल्स विला। उसका नाम है द नॉवेल्स विला और ये आपके मोबाइल की स्क्रीन में भी शो हो रहा है। तो प्लीज़ आप ये चैनल पे जाएं और इसको भी सब्सक्राइब कर दें। इस पे भी एक बहुत अच्छा नावल जो है ना, वो मैंने शुरू कर दिया। उसकी भी उसके पार्ट अपलोड हो चुके हैं और इस नावल का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और मुझे उनसे उम्मीद भी है कि वो मेरा न्यू चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मुझे वहाँ भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स के साथ करें और बताएं कि वो वाला जो मैंने उधर नावल स्टार्ट किया वो आपको कैसा लगा है। मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करनी थी। चलिए आइए फिर हम इस चैनल पे जो पार्ट नंबर 15 है वो स्टार्ट करते हैं। आज वो ड्राइवर के साथ नहीं आई थी। ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग थमे बैठी वो सामने मसरूफ रोड पर रुकी गाड़ियों को देख रही थी। कहाँ मार गए थे तुम कब से फोन मिला रही हूँ? मेरा काम करना है तुमने या किसी और से बोलूं? किसी को फोन मिलाते ही जैसे कॉल कनेक्ट हुई वो नॉन स्टॉप बोलती गई। फिक्र क्यों करती हो माई लव? कहा ना काम हो जाएगा, मैं यूनी पहुंच चुका हूँ, बेफिक्र होकर आओ। तुम्हारा काम सबसे पहले कर दूंगा माई ब्यूटी। तुम ना अपने हाथ में रहो और ये फजूल अलकबाज से नवाजना बंद करो और गुस्सा मत दिलाया करो इधर उधर की हांकर। गॉड नॉनसेंस, किस बेवकूफ से मैं काम लेने वाली हूँ, इसका तो मैं गला दबा दूंगी। आज सदा दिल ही दिल में बोलकर आंखें घुमाकर रह गई थी। कैफेटेरिया में मिलते हैं फिर, और मेरी शर्त याद है ना कि मैं बगैर किसी मकसद के काम नहीं करता। नॉनसेंस, एक बार फिर मेरा काम हो जाए तुम्हारा मुंह न लाल कर दो थप्पड़ों से। कल डिस्कनेक्ट करते हुए जरेला बड़बड़ाई। किसी ने कार के शीशे पर हाथ रखा था। पहले तो वो घबरा गई थी मगर फिर फौरन ही कंपोज होकर शीशा नीचे कर गई थी। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफेद उसके हाथ उसके सामने हाथ फैलाए हुए खड़े थे। बेटा कुछ इमदाद कर दो, खुदा तुम्हारा भला कर देगा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। वो शफकत से हाथ बढ़ाते हुए बोले जिसपे वो बदतमीजी से आंखें फेर गई थी। देखें बाबा, आप लोगों का मांगने के सिवा कोई काम नहीं है ना? जो भी गाड़ी रुकती है आप लोग मांगने के लिए आ जाते हैं और बाज लोग आप लोगों को देते भी हैं। मगर मुझे माफ कर दें, मैं जल्दी में हूँ, आप प्लीज पीछे हट जाएं। पहले ही जिंदगी अजीरन हो गया और आप इसी अल्लाह के वास्ते आपको अमदाद चाहिए। विंडो का ग्लास ऊपर करते हुए बेफिक्र से बोले जिंदगी अंजीरन तो नादान लोग खुद करते हैं बेटा, अपने नादान फैसलों से। और जब उसके इबरतनाक नताए सामने आते हैं तो सारी करनी खुदा पर डाल देते हैं, ये कहकर कि ये तो किस्मत में लिखा है। बुजुर्ग की बात पर वो सीट पर लगाते हुए रुकी थी। इंसान बेहतरी की तलाश में बेहतर से हाथ धो बैठता है, दूसरे के सामने क्या है रश करता है, मगर अपनी चीजों पर कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। वो नदामत और शर्मिंदगी से बुजुर्ग की जन्म देख रही थी, जैसे वो सब उसके बारे में बोल रहे थे। तो क्या इंसान की जो हवाशात हैं उन्हें दिल में दफन कर ले? जो इंसान चाहता है कि उसे पानी से गुरेज हो जाए, वो सवाले नजर देखते हुए दिल में उठता हुआ सवाल लबू से आशना करवा गए थे। बेटा, यहाँ बात मेरे और आपके चाहने की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि उस पाक जात की रजा किस में है। तकदीरों का लिखा मामूली इंसान कहाँ बदल सकता है, और मुझे रिज़्क आपसे नहीं इस पाक जात से मिलना है, यहाँ नहीं तो वहां से। वो हैरानी से कार का गिलास नीचे करते हुए इन बुजुर्ग की जानब मुतवज्जो हुई। और जब इंसान खुद तकदीर बदलना चाहे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके सवाल पर बुजुर्ग ने नौरानी चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। और अगर कोई इंसान ऐसा करने की सोच रखता है तो उसके खौफनाक नताई का सामना करने की भी सख्त रखता होगा। बेशक वो जात सख्त अजाब देने वाली है। इतना कहकर वह बुजुर्ग वहां से गुजर गए थे। वो इस तरह भी कैफियत में कार से बाहर निकली थी मगर बुजुर्ग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या मतलब था उनका? क्या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? लबीजते खौफजदा नजरों से आसपास उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हुए वो धीमे लहजे में दिल पर हाथ रखते हुए खुद से हम कलाम हुई। कमरे में आते ही वो जल्दी से दरवाजा बंद करती हुई बेड पर टह गई थी। चेहरा कुशन में छुपाए वो रोने लगी। मसलसल आंसू उसकी ब्राउन आंखों से टूटकर उसके सुर्ख गालों पर टूट रहे थे। बालों की चंद लिटे उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसकी नम आंखों के सामने माजी का एक मंजर लहराया था। चट्टाख एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक चेहरे पर पड़ा था। उसके कंधों पर आते मैले बाल लहराए और वो दीवार से लगी थी। आ सर को एक जानिब से थामते हुए वो करा उठी थी। साथ ही सहारा ना पाकर वो नीचे गिरी थी। तुम पर तरस, इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ हंसा था। मैं तुम्हें ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता हूँ जो तुम जिंदगी भर अपने दिल पर महसूस करो। बेहद नफरत करता हूँ तुमसे और जिंदगी बात करूंगा। तुम्हारे अजीज बाप ने मुझसे मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया और अब तुम मुझे इंसानियत की उम्मीद रख रही हो। मरजान काजमी से वो उसे कंध से जकड़ते हुए घुराया। हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। थप्पड़ की वजह से उसके होंठ से खून बह रहा था। उसकी हाक्स्तर रंगी आंखों में आध खुली आंखों से देखते हुए धीमे से बोले। वो संजीदगी से उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए लब बीच गया था। वाकई वो उसे सब कुछ छीन चुका था। कुछ बाकी नहीं था उस लड़की के पास। अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा, वो धीरे से कहकर उसके कांधे पर गिर सी गई थी। वो खुद से झटकते हुए दूर गिरा चुका था। ठीक कहा तुमने नदीम, इसे बाहर सड़क पर फेंक दो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। घर को सत लहजे में कहकर वो आहरी नजर उसके सख्त वजूद पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।
बहुत ज़्यादतियाँ की हैं आपने हमारे साथ और उसके बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं आपका प्यार कबूल कर लूँ। उसके होठों पर एक दर्द सी भरपूर मुतबस्सम फैला था। आँखों से आँसू की बूंदें मुसलसल बह रही थी। जब चाहा कबूल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया। क्या मेरे जज़्बातों की कोई कदर नहीं है? मैं कोई शै नहीं हूँ जिसे जब चाहे अपने पास रख लिया, जब चाहा दूर फेंक दिया। आपको आपके ही तरीके से जवाब दूँगी मैं। ये आपकी सबसे बड़ी खुशफ़हमियों में से एक है कि मैं आपको माफ़ कर दूँगी। जो दर्द आपने मुझे दिए हैं, वो आपको भी मिलेंगे। एक बार भी आपने मुझसे इन सब गुनाहों की माफ़ी माँगना गवारा नहीं किया और जो घटिया काम आप कर रहे हैं, वही आपकी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनेंगे। आँखों से आँसू साफ करती हुई वो धीमी आवाज़ में बोली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, वो घबराते हुए फ़ौरन कुशन से सर उठा चुकी थी। शहनाज़ साहब को देखकर वो दुपट्टा सर पर डालते हुए सुरही माइल आँखों को झुका चुकी थी। क्या फ़ैसला किया आपने बच्चे? मरजान यहाँ नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, जो फ़ैसला आपका होगा, मैं उसमें आपका साथ हूँ। वो मुसलसल फर्श पर नज़र जुबाएँ उँगलियों को बटोरने में मसरूफ़ थी। दिल गहरी कशमकश में था। वो उसे तकलीफ में देना चाहती थी और एक तरफ उसका बचपन का दोस्त था, जो न जाने कहाँ गुम हो गया था, जिस जान को वो जानती थी। ये तो वो हरगिज़ नहीं था। जो अब जवाब देने में साफ हिचकिचाहट थी, जिसे शहनाज़ साहब ने बहुवी गौर से देखा। गले में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। वक्त आने पर हम वही करेंगे जो हमने आपसे कहा था ना नाना साहब। इसने कदरे धीमे लहजे में कहा था, मगर उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी, जो उसके दिमाग में बुरी तरह से गूंज उठी थी। जबकि शहजाद साहब ने सर बढ़ते हुए हाँ में सर हिला के उसके फैसले की तारीफ की थी कि उसके साथ हैं। तुम मुझे साफ-साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए? देखो, मेरी मानो तो अपनी अम्मी-अम्मी को सब कुछ सच बता दो। तुम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हो। वो खुद ही तुम्हारे दादा साहब से बात कर लेंगी और किसी ना किसी तरह तुम दोनों को अलग करवा देंगी। लेकिन मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए रिदा। तुम नहीं समझती वो कितनी बड़ी खुदगर्ज़ है। मैं जानती वो हर शय में अपना फ़ायदा पहले ढूँढती है। मेरी मदद दूर, वो उल्टा सा बिगाड़ देंगी। ज़ुनैरा ने कंध उचकाते हुए डेस्क पर बैठते हुए कहा। रिदा भी उसके साथ बैठ गई। मैं कचमाला आंटी की बात नहीं कर रही मेरी जान। मैं आफरीन आंटी की बात कर रही हूँ। वही तुम्हारी अम्मी है ना, वह ज़रूर समझेगी। खुदा का खौफ करो रिदा, वो कभी नहीं मानेगी। उल्टा वो झिड़कने लगती हैं। जब हड़प के साथ सही बर्ताव ना करूँ, जब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो। देखो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे ज़रूर पैसे चाहिए, उसे सिर्फ पैसे चाहिए। जुनैरा ने रिदा का हाथ पकड़ते हुए मुतमिन करना चाहा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसमें हड़प का कोई कसूर नहीं है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो? और तुम जो भी कह लो, मैं इस कतल तुम्हारे जैसा कत्ल जैसे गुनाह में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। रिदा ने हाथ छुपाते हुए बेरूही से कहा और किताब खोलकर पढ़ने लगी। वो बहुत समझा चुकी थी जुनैरा को, मगर जुनैरा थी जो समझने का नाम नहीं ले रही थी। जुनैरा ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले ही थे जब वो दोबारा उसकी जन्म रूह करते हुए बोल पड़ी। देखो, मुझे लगता है तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। तुम जो भी कहो वो तुम्हारा शोहर है, एटलीस्ट उससे आजमा तो लो। मैं नहीं चाहती तुम्हारा ये फैसला भी बाकी फैसलों की तरह जल्दबाजी में किया गया हो, जिसके आखिर में तुम्हें खुद ही पछतावा हो। जुनैरा ने लबीजते हुए वो अब और कुछ नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि रिदा बार बार हड़प की तरफ दाढ़ी कर रही थी, जिस पर जोनी का खून जल रहा था। लेक्चर शुरू हुआ था, मगर जोनी का दिल और दिमाग कहीं और ही हटका हुआ था। मसलसल उंगलियां मरोड़ते हुए वो आंखें फेर फेर कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। दिल था जो मना कर रहा था और दिमाग बार बार कह रहा था कि कर डालो। आगा, परसों वाली वो ब्लैक फाइल कहाँ है? जल्दी से आंखों को बाजू के कप से साफ करते हुए वो हाथ में थामी फोटो तकिए के तले दबाते हुए पीछे मुड़कर मुस्कुराया। शहनाज़ साहब ने संजीदगी से उसकी सुर्ख आंखों को देखा और फिर एक तायना नजर तकिए को देखा, जिस पर हाथ रखते हुए उठ रहे थे। बाबा साहब, ये वो फाइल है, आप किसी और को भेज देते, आपने क्यों जहमत की? बेड के पास पड़े हुए साइड बॉक्स से ब्लैक फाइल उठाते हुए वो चलते हुए शहनाज़ साहब की तरफ बढ़ाने लगे। फाइल को लेते हुए वो बैठ के जाने पड़े, जबकि आगा साहब अपनी जगह पर मुंतजिम हो चुके थे। तकिए के नीचे से फोटो निकालकर वो देखकर सत निगाह आगा साहब पर डालते हुए उनके सामने रुके। वो शर्मिंदगी से नजर झुकाए सर गिरा बैठे थे। कौन है ये आगा? फोटो उनके चेहरे के सामने लहराते हुए शहनाज़ साहब ने कड़क लहजे में पूछा। मेरी बच्ची थी। शहनाज़ साहब का ज़ेहन शल होता हुआ महसूस हुआ। वो हाली सी नजर आगा साहब को देखते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के किनारे पर ना संभलते हुए बैठे। मैं बहुत पहले बता देना चाहता था बाबा साईं, मैंने दूसरी शादी की थी। मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। आपके फैसलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, सच बोलने की ताकत नहीं थी। झूठ बोलता था, खुद से नजरें ना मिला पाता, इसलिए सब दिल में दफना दिया। शहनशाह साहब ने लदरते हुए हाथ के साथ आगा साहब को पास बैठने का इशारा किया। वो कुछ बोलने की कैफियत में नहीं थे। आगा साहब सर झुकाए शहनशाह साहब के करीब बैठते हुए डेढ़ो शर्मिंदगी ने उन्हें आन घेरा था। अब कहाँ है वो? आगा साहब को सर में दर्द की ठेस उठती हुई महसूस हुई। शहनशाह साहब के सवाल पर, बताओ आगा, कौन थी वो और इस वक्त कहाँ है, और ये बच्ची कहाँ है? मैंने लावारिस छोड़ दिया। चिट्टा! शहनाज साहब का एक जोरदार थप्पड़ आगा साहब के चेहरे पर रसीद किया था। वो सुर आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी, मगर ढेरों शर्मिंदगी, अफसोस और बेइंतहा कर्म से आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने का
बायस बना। मैं क्या करता बाबा साईं, आपके फैसले पर हमेशा झुकना पड़ा। सुहेल को भी, मगर अफसोस वो ताप ना लाते हुए आकर थक हाकर दुनिया से कूच कर गया। उसके बाद मुझे फिर मनोवर को क्या करता मैं? आप पहले ही रिश्ता तय कर चुके थे, एक बार भी हमसे नहीं पूछा गया। हमें तब बताया गया जब अगले निकाह होने के करीब था। इतनी हिम्मत नहीं थी आपके सामने अपनी बात रख सकता। आप उसकी माँ ने उसे जन्म देते ही दुनिया से रुखसत हो गई। मैं क्या करता? उस मासूम लड़की का क्या कसूर था जिसे तुम लावारिस छोड़ दिया? घटिया शख्स, मेरा बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। इस बच्ची की दुनिया में आने की वजह तुम थे, फिर कैसे लावारिस छोड़ दिया उसे? शहजाद साहब आगा का गिरबान पकड़ते हुए गरजदार लहजे में बोले और वो शर्मिंदगी से बस सर झुका गए। वो जिंदा भी है या नहीं जानते हो तुम? बस करें बाबा साईं, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करें। आपने सुहेल को पसंद की शादी करने पर इस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं क्या करता बताएं? इस 3 साल की बच्ची को मैं यतीमखाने में छोड़ दिया, ये कहकर कि उसका कोई वारिस नहीं। कुछ साल बाद जब मैं वहां से देखने गया, वो वहां नहीं थी। उनका कहना था कि वो वहां से कहीं चली गई। क्या बचा मेरे पास? सिर्फ तलख यादें, शर्मिंदगी, अफसोस। मगर मेरे इस फैसले की सबसे बड़ी वजह आप हैं, आप खुद। शहजाद साहब को अगर सब तो ये उम्मीद नहीं थी। वो इतना बोल गए थे कि उनका गिरबान छोड़ते हुए वो सदमे से नंडाल पीछे हटते चले गए। उनके हाथ पैर ठंडे पड़े थे। माफ कर दे बाबा साईं, मुझे नहीं बोलना चाहिए आपके सामने। आगा साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मगर शहजाद साहब धीरे से सर को हम देते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। आगा साहब ने नीचे गिरी हुई इस मासूम बच्ची की फोटो उठाकर सीने से लगाई थी। फ्लैश को लैपटॉप से निकालते हुए उसने दूसरी फ्लैश लगाई थी जो बिल्कुल खाली थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद सब चेक किया था, पूरा रिकॉर्ड था इनमें। संजीदगी से लैपटॉप को चेक करते हुए वो खुद कलाम हुआ। उसके फोन की रिंगटोन बजी। वो बगैर नंबर देखे कॉल कनेक्ट करते हुए फोन काट से लगाते हुए लैपटॉप चेक करने लगा। क्या हुआ एजेंट? फ्लैश खाली है? वो बारी आवाज में गह के लफ्जों पर ढड़का। कौन हो तुम? जी 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 जी, माल में तुम किसी से टकराए थे, याद आया? मरजान ने दिमाग पर जोर डाला था जब वो माल में किसी से टकराया था जिस पर उसका फोन नीचे गिरा था। नीचे से इसके किसी ने फोन उठाकर दिया था। हाँ याद आया, तभी तुम्हारी पॉकेट से फ्लैश निकाल कर पलक झपकते ही चेंज कर ली थी। यू नो वट, मैं एक्सपर्ट हूँ। वो अपनी नादानी पर आंखें बीच कर सख्त आ गया था। अभी से डिसअपॉइंट हो गए एजेंट, तुम्हारे जर्नल को तो बड़ा नाज है तुम पर। अभी तो आमना सामना होगा, अभी से सीसक रहे हो, बाद में क्या होगा? तंत्या कहकर लगाते हुए वो चेयर पर घुमाते हुए बोला था। तुम जानते हो मैं इस कॉल से तुम्हें ट्रेस कर सकता हूँ। बहुत बड़ी गलती की है तुमने डायरेक्ट कॉल करके। मरजान ने स्पॉट लहजे में कहा जिस पर वो फ्लक्स को आपका लगाते हुए हंस दिया था। तुमसे 4 कदम आगे चलता हूँ, नंबर देखो, और अगर तुम में इतनी हिम्मत है तुम वाकई मुझे ट्रेस कर सकते हो तो करो, फौरन से करो। मैं कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करो छोटे। मरजान का फोन खोल उठा था। वो लैपटॉप पर फोन से नंबर देखते हुए कुछ टाइप करने लगा, जबकि स्क्रीन पर लिखा हुआ लव्स एरर देखकर वो चौंका था। क्या हुआ? जी जी जी, ये तो नंबर ही नहीं रहा। हा हा हा, मामूली हैकर समझ रहे हो? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? हिम्मत है तो अपना नाम, हाँ लिखो, मेरा पूरा नाम लूसीफर #302। बकवास बंद करो, कोड नेम नहीं, अपना असल नाम बताओ। मरजान ने लैपटॉप को साथी से बंद करते हुए जबरे बीच कर धीमे लहजे में कहा। तुम्हारा सो कार्ड सेक्रेटरी आता ही होगा, मेरा नाम भी देख लेना, उसे पूछ लेना। काल कनेक्ट ही है, मेरा पैगाम सुन लो। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ तुझे, पूरे 5 मिनट तेरे पास है, जितने हाथ पैर चलाने हैं हिला ले। पहला तेरा ग्रेड टॉप लिस्ट से डिग्रेड मैं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद तुझे किसी के सामने मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ूंगा। बिल्ला बिल्ला कर रोएगा तू, फिर तू कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, फिर तू फड़फड़ाएगा, रोएगा, तुझसे एक एक चीज छीन लूंगा। जिस तरह तेरे इस सो कार्ड सदीकी को मारा है, तेरे एक एक साथी मरेगा और आहार में तू और तेरी तन्हाई। मर जाने मुठिया बीच थी। सर, वो दरवाजे से अंदर दाखिल होते सेक्रेटरी को देखकर चौंका था जो हाँ रहा था। सर, हमारी कंपनी रिसेंटली वर्ल्ड टॉप बिजनेस रैंकिंग से पहले से 5 नंबर पर आ गई है, आपका रैंक डाउन हो चुका है। लैपटॉप मर जाने की तरफ बढ़ाते हुए सेक्रेटरी ने डरते हुए कहा। वो सत होते हाथों के साथ उसे लैपटॉप लेकर देखते हुए चेक करने लगा जिस पर उसका नाम टॉप बिजनेसमैन रैंकिंग से निकल चुका था। वो सद आप हवा के सुपुर्द करते हुए पेशानी को हाथ से मसलने लगा। सर, ये है नंबर 1 पर, रूस के नंबर 1 बिजनेसमैन अब तक के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। यूजर ने मिस्टर शाबीर हैदर शेराजी। वो सेक्रेटरी से एक बार फिर लैपटॉप लेते हुए उसकी प्रोफाइल देखकर चौंका। अब मुकाबले में मजा आएगा, डिग्रेड तो तुम हो चुके हो, आगे आगे देखो क्या होता है। हैकिंग की क्लास लेनी हो तो मेरे पास आ जाना, मुफ्त में सिखा दूंगा। तभी मुस्कुराहट के साथ कहकर वो मरजान के तन बदन में आग लगा चुका था। वो फोन कान से हटाते हुए सुर होते हुए चेहरे के साथ उठा था। सेक्रेटरी पीछे हटा था। वो फोन घुराते हुए दीवार में मार चुका था। सेक्रेटरी ने कान पर हाथ रखते हुए आंखें मीची थी। साले बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। जी अम्मी बोले। कशमाला बेगम ने हाथ पकड़ते हुए उसे चिड़ी लहजे में मुखातब किया था। वो फोन से मुस्कुराते हुए उनके करीब आकर बैठ गई थी। बेटा, वो जनेरा और हरब के निकाह में तुम कलथूम से मिली थी ना? आपका मतलब हाला जान से? जी हाँ, मैं मिली थी। साले ने मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाकर जवाब दिया था, जबकि उसके जवाब पर कशमाला बेगम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। बेटा, वो उनका बेटा है ना, हमजा? साले ने उसका नाम सुनते ही कशमाला बेगम को हल्का सा घुरा था जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। बेटा, उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो।
कुलसुम ने तुम्हारा फोटो भी बना लिया था, बाद में मुझे भेजा और कह रही थी कि बहुत प्यारी बच्ची है, वो हमजा के लिए तुम्हें मांगना चाह रही है। साले के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों में उदासी फैलती चली गई। मगर हमें अभी शादी नहीं करनी अम्मी जान, बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और वैसे भी एक ना एक दिन तो होनी है। मैंने कुलसुम को आज लंच पर बुलाया है, हमजा भी आएगा, तुम दोनों मिल लोगे तो आपस में एक दूसरे को जान लोगे, फिर मुझे बता देना, ठीक है? कचवाना बेगम ने साले को गले लगाते हुए कहा, जबकि वो तो खामोश ही हो गई थी। जी जी ला बीतती हुई वो सर को हिलाते हुए बस इतना ही बोल पाई थी। कितनी देर लगा दी नौकरों, मैं तुम्हारी पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। गड्डी पर नजर डालते हुए उसके सामने बेनियाजी से कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर तंग पड़ी थी। माजरत हवा हूँ, माफी नहीं मिल सकती डियर, जस्ट डोंट कॉल मी डियर। बता वो लाए हो? आईब्रो उठाते हुए आसपास देखकर पूछा, जिस पर वो खिलखिला सा। ये लो, तुम्हारी वजह से मैंने केमिस्ट्री लैब से चोरी की है, अच्छे से जानती हो ये पॉइजन है, ऐसे कोई किसी को नहीं देता। वो जल्द से शीशी लेते हुए पर्स में अरेस्ट चुकी थी। ये लो तुम्हारे पैसे, अब मेरे सामने भी मत आना। परस से पैसों को उसके सामने निकाल कर डालते हुए वो जल्दी से परस कांधों पर रखते हुए उठी और जल्दी से उसका हाथ पकड़ चुका था। पैसों की बात किसने की? मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली थी, साथ ही कलाई को झटका था। एक डेढ़ पर चलो मेरे साथ। वो उठते हुए बेशर्मी से बोला था, जिस पर वो बगैर सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ चुकी थी। कैफेटेरिया में बैठे हुए सभी स्टूडेंट ने हैरत और ताजुब की नजर से उन दोनों को देखा था। कहाँ थे तुम पिछले कुछ दिनों से? वो एक बैट लगा एप्पल हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराया था। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं लूसीफर, मुझे डिक्टेट करना बंद करो बूढ़े आदमी। पैर तो कब्र में ही है, पूरा मैं ना पहुंचा दूं। वो सेब का दूसरा बैट लेते हुए सुलगते हुए लहजे में बोला, जिस पर सामने खड़ा शख्स सर को हम देता हुआ एलईसीडी को ऑन कर चुका था। ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन बिजनेसमैन मिस्टर राय की लाश सड़क पर मिली है। जी जी, बुढ़ा बेचारा। उसके एहसास से आड़ी लहजे पर वो एलसीडी नफरत से बंद करते हुए उसके सामने खड़े हुए थे। व्हाट नाउ? वो सेब को प्लेट में रखते हुए सब नजरों से उसे देखते हुए मासूमियत से कंधे झुका चुका था। ये तुमने किया है ना? क्या मैंने किया है? इतना बड़ा एहसास। वो सदमे से दिल पर हाथ रखते हुए नीली आंखें घुमाकर गया था। तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? पहले भी तुम 615 बंदे मार चुकी हो, किसी को भड़क लगी, क्यों मारा है उसे बताओ। मिस्टर रीचर रिलैक्स, बीपी लो हो जाएगा। सोफे से उठते हुए वो मुस्कुराकर सामने खड़े शख्स का ब्राउन कोट ठीक करते हुए उसे तपा चुका था। मैं बताता हूँ उसने क्यों मारा। वो उकताहट के साथ आंखें घुमाते हुए हाल से अंदर दाखिल हुए मिस्टर कपूर को देखकर पीछे हटा था। उसने किसी लड़की के साथ निकाह कर लिया है, उसे घर ले आया है। जब राय ने मना किया तो उसने उसे जान से ही मार डाला। मिस्टर कपूर को तीखी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा दिया था। क्या तुमने निकाह कर लिया? वो सदमे से आंखें फैलाते हुए उस डीट को देखकर हैरत से बोले, जिस पर वह संजीदगी से कंधा झुका गए। तुमने निकाह कर लिया? तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ कर लिया, वो बाल काटते हुए लापरवाही से बोला, जबकि उसकी बात सुनकर जैसे उस शख्स को 440 वाट का झटका लगा था। किससे? अपनी तकलीफ बताओ। मुझे नहीं याद मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो जिसमें मैंने कहा हो कि मैं निकाह भी तुम्हारी इजाजत से करूंगा। निकाह की जरूरत ही क्या थी तुम्हें उस लड़की? उसके बारे में कोई बकवास नहीं, अंडरस्टैंड? और ऐसी बकवास तो बिल्कुल भी नहीं, उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा। कहा था मेरा दिमाग घूमते हुए एक सेकंड नहीं लगता। अपने बच्चे कुछ दिन तो सुकून से जी लो। क्यों मरना चाहते हो मुझसे? और काम हो रहा है ना तुम्हारा, क्यों मेरे मामला में मुदाखलत कर रही हो? तुम ये भी तो जानते हो तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया, तुम एक आदमी सैकड़ों सैकड़ों पर बारी पड़ सकती हो। मैंने तुम्हें बनाया, वो जो पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बचपन से लेकर अब तक पूरे 10 साल लगे मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग्स पर। तुम पर कितना पैसा लगाया जानते हो? तुम इंसान होकर भी इंसान नहीं हो। एक आम आदमी ऐसा कभी नहीं हो सकता जितनी ताकत तुम्हें बढ़ी गई है। मिस्टर कपूर की जुबान तालू से चिपक गई थी। वो हैरत से इन दोनों की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या मतलब था तुम्हारा? हर ऐसा क्या कहानी का पहलू तो मैं भी जानता नहीं हूँ। कौन है वो, क्या कहानी है उसके पीछे, कुछ समझा नहीं। ये 10 साल पहले की बात है। मैं इस बार रूस में मुकीम था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं एक सॉफ्टवेयर एजेंसी का हेड था। तब हमारा मकसद ऐसे शॉप माइंडेड को ढूंढना था जो मुस्तकबिल में हमारे काम आ सके। तो फिर क्या हुआ? इस बात का लुइसा से क्या ताल्लुक? मिस्टर कपूर ने दाढ़ी कुचाई थी। वहां मुझे लूसीफर मिला, एक डिसेबल बचा, मगर माइंड इतना शार्प कि मेरे दिए के पजल्स गेम को न सिर्फ कुछ सेकंड में मुकम्मल कर लिया, बल्कि मेरी ही वेबसाइट को सिर्फ 18 साल की उम्र में हैक कर लिया। मिस्टर कपूर जो जूस का एक एक गुण सुकून से गले में अंडेल रहे थे, अचानक अच्छू लगते हुए गिलास का जूस अपने ऊपर अंडेल चुके थे। शॉकिंग राइट? मैं भी चूंका था। वो एक लावारिस बचा था। अफसोस किसी सरकारी आम से स्कूल में पढ़ता था। इस वक्त वो ICS कर रहा था और सबसे खास बात यह थी कि वो चल नहीं सकता था। वो डिसेबल था, मगर उसका माइंड, उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो मेरी वेबसाइट को हैक कर चुका था। मैं पाकिस्तान गया, लेकिन फंड डोनेशन की नीयत से। वहां मुझे लूसीफर मिला और खुशकिस्मती से वो एक बहुत ही अजीब जहानियत का मल था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी।
मुझे 1 मिनट लगा उसका माइंड वॉश करने में। वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता था, वो अकेला बैठा रहता था। उसके हाथ में हमेशा एक कंप्यूटर होता था, वो हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। मैंने उसे स्कॉलरशिप की स्कीम के तहत पाकिस्तान से रूस लाने में कामयाब हुआ, जहाँ मैंने उस पर दुनिया के बेहतरीन 100 के करीब कोडिंग टीचर लगा दिए। ना सिर्फ उसे डिजिटल वर्ल्ड का बादशाह बना दिया, बल्कि उसे फिजिकल इस काबिल बना दिया कि वो चल पाए। मार्शल आर्ट्स तकनीक सिखाई, जिसमें वो मास्टर हो चुका है। वो अकेला सैकड़ों बार बढ़ गया और पिछले 10 सालों में उस काबिल हो चुका है कि अकेला 100 के बराबर है। मेरे बाद वो मुझसे बेहतर मेरा बिजनेस आगे चलाएगा। इस वक्त दुनिया लूसीफर का नाम सुनकर थर-थर कांपती है। वो दुनिया का सबसे शार्प इंटरनेशनल माफिया लीडर है। आपने शाम को दूध पिलाया है मिस्टर एल्गोरिथम। मुझे डर है कि वो वापस आपको ही न डांस ले। मिस्टर कपूर ने मरगुबलाजी में कहा, जबकि मिस्टर एल्गोरिथम उल्टा उसकी जन्म देकर मुस्कुराए। पहले उसकी कोई कमजोरी नहीं थी कपूर, मगर अब तो है ना। अब वो लड़की जो उसकी कमजोरी बन चुकी है, समझ रहे हो ना। एक बीस की जिंदगी में एक ब्यूटी आ चुकी है। हाँ हाँ हाँ, अमेजिंग राइट। अगर लूसीफर ने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की, वो लड़की जान से भी हाथ धो बैठेगी। मिस्टर कपूर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था।